Hello everyone, welcome to EduMusk. I hope you all will be doing great. So today we are going to discuss the remaining part of the soil science whichever left in the last class. In this lecture we will discuss the soil taxonomy, orders of soil, after that the types of soil found in India, then we will discuss the soil erosion, types of soil erosion, and at last we will discuss the soil conservation. Before starting the video, I request you all to kindly share and subscribe our channel. For the PDF of the video, you can join our Telegram channel, that is EduMusk1008. So let's move further. तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम सॉइल टेक्सोनॉमी को। सॉइल टेक्सोनॉमी में हम पढ़ेंगे कि सॉइल को कितने कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है हायरार्किकल प्रोसेस की वजह से, मतलब कैसे वो हायरार्की को फॉलो कर रहे हैं। तो ये 6 पार्ट्स में या 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आता है ऑर्डर, फिर आता है सब ऑर्डर, फिर ग्रेड ग्रुप, फिर सब ग्रुप, फिर आता है 5th वन इज फैमिली एंड द 6th वन इज सीरीज। जो आपको फिगर दिख रही है उस फिगर में हमारा जो ये नंबरिंग दे रखी है विद दीज कैटेगरीज, ये क्या है, ये इनके नंबर हैं कि हमारे कितने ऑर्डर्स हैं। हमारे 12 ऑर्डर्स हैं, 63 सब ऑर्डर्स हैं, 319 हमारे ग्रेड ग्रुप्स हैं, 2484 हमारे सब ग्रुप्स हैं, 8000 फैमिलीज हैं और 19000 हमारी सीरीज हैं। क्लियर। तो ये जो सॉइल है वो 6 कैटेगरीज में क्लासिफाई की गई है जो कि हायरार्किकल प्रोसेस को फॉलो करता है। और ये 6 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? ऑर्डर, सब ऑर्डर, ग्रेड ग्रुप, सब ग्रुप, फैमिली एंड सीरीज। क्लियर। उसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे हमारे ऑर्डर्स क्या हैं। अब हम डिस्कस करेंगे सॉइल ऑर्डर्स को। तो सॉइल जो है हमारी वो 12 ऑर्डर्स में कहीं ना कहीं डिवाइड की गई है। किस बेसिस पे? उसके फॉर्मेशन की बेसिस पे, कि जिस हिसाब से उसकी फॉर्मेशन हुई है, जिस हिसाब से उसका फॉर्मेशन का प्रोसेस हुआ है, उस हिसाब से सॉइल को ICAR ने 12 ऑर्डर्स में डिवाइड किया है। क्लियर। किस बेसिस पे? यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर USDA सॉइल टेक्सोनॉमी के बेसिस पर ICAR ने। ICAR क्या है? हमारा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। क्लियर। अब ये 12 जो हमारे सॉइल ऑर्डर्स हैं वो क्या कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहला है हमारा इंसेप्टिसोल्स। ये एक लैटिन वर्ड है, ठीक है, लैटिन लैंग्वेज से लिया गया वर्ड है। तो इंसेप्टिसोल्स में हम कौन से सॉइल्स को इंक्लूड करते हैं? जिनकी अभी बिगनिंग हुई है, जिनके फीचर्स अभी डेवलप नहीं हुए हैं, उनको हम किसके अंदर लेंगे? इंसेप्टिसोल्स के अंदर लेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा एंटीसोल्स। एंटीसोल्स कौन सी होती है, कौन सी सॉइल होती है? जो रिसेंटली फॉर्म हुई है, अभी फॉर्म हुई है या फॉर्मेशन उनकी चल भी रही है। क्लियर। उसके बाद आता है थर्ड हिस्टोसोल्स। हिस्टोसोल्स जो है वो हमारा कौन सा? ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है हिस्टोसोल्स में हिस्टो का मतलब होता है टिश्यूज। तो हिस्टोसोल्स में हम कौन सी सॉइल्स को इंक्लूड करेंगे, कौन सी सॉइल्स को लेंगे? जिसमें कि जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट है हमारा सॉइल के अंदर जो पाया जाता है वो 20% से ज़्यादा हो, तो उसको कौन सी सॉइल कहेंगे? उनको कौन सी सॉइल्स के अंदर लेंगे? हम हिस्टोसोल्स के अंदर इंक्लूड करेंगे। क्लियर है। उसके बाद आता है हमारा स्पोडोसोल्स ना। तो हमारी जो स्पोडोसोल्स हैं उसमें स्पोडो का जो मतलब है वो होता है वुड ऐश। ये भी एक ग्रीक वर्ड है जिसमें कि जो ह्यूमस है हमारा, जो सॉइल के अंदर एक पाया जाता है कंपोनेंट, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, अबेंडेंस में होता है। वो वाली सॉइल कौन सी होती है? स्पोडोसोल्स होती हैं। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट आता है ऑक्सीसोल्स। ऑक्सीसोल्स जो है वो फ्रेंच वर्ड है, उसमें ऑक्सी का मतलब होता है ऑक्साइड्स। तो इसमें उन सॉइल्स को इंक्लूड करेंगे जिसमें कि ऑक्साइड जो है वो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट हुई, जैसे कि हमारा आयरन ऑक्साइड या एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इस जो सबसे ज़्यादा जिन सॉइल्स में ये होगा, मतलब आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, उनको हम ऑक्सीसोल्स में करेंगे। क्लियर। उसके बाद आता है हमारा मॉलीसोल्स। मॉलीसोल्स का मतलब होता है सॉफ्ट सॉइल। तो सॉफ्ट हमारी कैसी होंगी सॉइल? सॉफ्ट सॉइल होंगी, जिसमें जैसे ग्रासलैंड जो बनता है हमारा वो सॉफ्ट सॉइल के ऊपर बनता है, तो हम मॉलीसोल्स के अंदर उनको इंक्लूड करेंगे। क्लियर। उसके बाद आता है हमारा वर्टिसोल्स। वर्टिसोल्स भी लैटिन वर्ड है, वर्टी का मतलब होता है टर्न। इसमें क्या होता है, जो सॉइल है उसके अंदर स्वेलिंग और श्रिंकिंग ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से उसके अंदर क्रैक्स पड़ जाते हैं। क्लियर। ऐसी सॉइल्स को इंक्लूड किया जाता है वर्टिसोल्स के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारा एरिडिसोल्स। एरिडिसोल्स में एरिड जो वर्ड है उसका मतलब आपको भी पता है, एरिड मतलब होता है ड्राई। तो जो सॉइल ड्राई होती है वो किसके अंदर इंक्लूड की जाती है? एरिडिसोल्स के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा अल्टीसोल्स। ये भी एक लैटिन वर्ड है जिसमें कि अल्टी का जो मतलब है वो होता है लास्ट, जिसका मतलब है कि इसमें उन सॉइल्स को इंक्लूड किया जाएगा जो कि न्यूट्रिएंट्स में लो हो, मतलब लो न्यूट्रिएंट्स अपने अंदर इंक्लूड करती हो, वो कौन से होते हैं? अल्टीसोल्स होते हैं।
नेक्स्ट आता है हमारा अल्फी सॉल्स। अल्फी सॉल्स जो है वो फॉरेस्ट एरियाज में मिलते हैं ज़्यादातर, जो ये वाली सॉइल्स हैं वो फॉरेस्ट एरियाज में पाई जाती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एंडी सॉल्स। एंडी सॉल्स जो है वो वॉल्केनिक जो मटेरियल होता है हमारा उससे जो बनती है, उन सॉइल्स को हम इंक्लूड करते हैं एंडी सॉल्स के अंदर। उसके बाद आता है गैडी सॉल्स। गैडी सॉल्स हमारी कौन से सॉइल टाइप्स होते हैं, जो कि हमारे फ्रोजन एरियाज में पाई जाती है, जहाँ पर बर्फ पड़ती है वहाँ पर जो सॉइल्स मिलती हैं उनको कहते हैं गैडी सॉल्स। क्लियर। तो अब आता है हमारे क्लासिफिकेशंस ऑफ सॉइल। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, कलर, कॉम्पोजिशन एंड लोकेशन, हमारी जो इंडिया की सॉइल है उसको 8 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, क्लासीफाई किया गया है। तो हमारी जो 8 टाइप्स हैं वो कौन कौन से हैं? एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लेटेराइट सॉइल, एरिड या फिर डेजर्ट सॉइल कह सकते हैं, सेलाइन एंड एल्कलाइन सॉइल, पिटी सॉइल, उसके बाद है लास्ट वन फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल। क्लियर। तो इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ये देखेंगे कहाँ कहाँ पे पाई जाती हैं, इनके प्रॉज और कॉन्स क्या हैं, मतलब इनके एडवांटेजेस और कहीं ना कहीं इनके अंदर जो ड्रॉबैक्स है, वीकनेसेस हैं वो क्या क्या है। क्लियर। ये सब हम डिस्कस करेंगे और कौन सी क्रॉप के लिए कौन सी सॉइल कितनी बेनिफिशियल है, ये सारी चीज़ हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एलुवियल सॉइल को। एलुवियल सॉइल जो है हमारा वो फाइनर जो पार्टिकल है रॉक मटेरियल का, एलुवियम, उससे मिलकर बना है। क्लियर। ये कैसे आता है, ये कैसे हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स या रिवर वैलीज में इकट्ठा होता है, ये रिवर जो होती है वो अपने साथ बहा के इन पार्टिकल्स को लेके आती है, उसके बैंक्स और उसके रिवर बेड पे ये डिपॉजिट हो जाते हैं। क्लियर। और इसी सॉइल को कहा जाता है एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल जो है वो नॉर्दर्न प्लेन्स और रिवर वैलीज में पाया जाता है, जो कि नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, इन सारे रिवर्स के साथ बह के जो आ जाता है और फिर कहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है, नॉर्दर्न प्लेन्स और रिवर वैलीज में। सॉइल का 23.40% है जो वो एलुवियल सॉइल है इंडिया में, मतलब जो टोटल सॉइल का कंटेंट है उसमें से 23.40 कंटेंट किसका है? एलुवियल सॉइल का है। उसके बाद ये जो सॉइल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फर्टाइल है और 40% लैंड एरिया है जो इंडिया में उसमें फैली हुई है, मतलब सतलुज से गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, ये जो सारे रिवर्स हैं ये सारे इस रिवर के जो प्लेन्स हैं सारे इसके सराउंडिंग में वहाँ तक फैली हुई है। कहाँ पे? फ्रॉम पंजाब टू असम। क्लियर। उसके बाद ना हमारे जो एलुवियल सॉइल है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, किस बेसिस पे कि न्यू और ओल्ड। तो खादर जो है वो हमारा न्यू एलुवियम जो होता है, जो फ्लड्स आती हैं, जैसे हर साल कहीं ना कहीं फ्लड आता है तो उसके साथ बहा के जो नई मिट्टी लेके आता है वो, तो उसको क्या कहा गया है? खादर कहा गया है। ये मोस्ट फर्टाइल सॉइल माना जाता है इसको, ये एनरिच होती है बहुत, मतलब रिच होती है मिनरल्स में। बांगर जो है वो ओल्ड एलुवियल सॉइल है, जो कि फ्लड से प्लेन से दूर जो एरियाज है उनमें डिपॉजिट है, मतलब जो पुराना डिपॉजिट है हमारी सॉइल वो कौन सी है? बांगर सॉइल है। बोथ द खादर एंड बांगर सॉइल कंटेन कैल्केरियस कंक्रीशन। तो ये कैसे कंकड़ जो होते हैं हमारे वो इन दोनों सॉइल्स में पाए जाते हैं, खादर और बांगर सॉइल। ओके, क्लियर हो गया। अब आता है हमारा कलर ऑफ द एलुवियल सॉइल जो है वो वेरी करता है लाइट ग्रे टू ऐश ग्रे। किस बेसिस पे ये कलर जो है वो वेरी करता है कि हमारे जो डिपॉजिट जो हुई है हमारी सॉइल वो कितना उसकी डेप्थ है, कितना टाइम हो गया है उसको वहाँ पे डिपॉजिट हुए, उसका मैच्योरिटी पीरियड कितना है, उसके बाद उसका टेक्सचर कैसा है, उसका जो मटेरियल है वो कैसा है, उस चीज़ पर डिपेंड करता है सॉइल का कलर कि वो लाइट ग्रे से लेके ऐश ग्रे तक कौन सी शेड लेगा। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा एलुवियल सॉइल जो है वो कैसा नेचर होता है, उसका टेक्सचर कैसा होता है, वो सैंडी लोम टू क्ले, मतलब इसके बीच में वेरी करता है कि बहुत जो कोर्स पार्टिकल्स होते हैं वो सैंडी होते हैं और जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो क्ले होते हैं। तो कोर्स पार्टिकल से फाइन पार्टिकल तक के बीच में जो सॉइल के कई पार्टिकल्स को ऐसा पाया जाता है कि वो सैंडी लोम टू क्ले तक वेरी करती है। उसके बाद ये जो है ये सॉइल ये रिच इन पोटाश होती है, लेकिन किस चीज़ में लैक करती है? नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड ह्यूमस। तो इसमें मतलब पोटाश की क्वांटिटी तो एफिशिएंटली पाई जाती है, लेकिन ये पुअर है किसमें? नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस में। उसके बाद ये सबसे फर्टाइल सॉइल है, वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल सॉइल ऑफ इंडिया। इसमें कौन कौन सी क्रॉप्स को हम ग्रो करते हैं? राइस, व्हीट, शुगरकेन, कॉटन, जूट, पोटैटो और वेजिटेबल्स को। क्लियर। तो ये वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल सॉइल है, इसमें बहुत सारी क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है, वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रो करी जा रही हैं और जिससे कि हमें बहुत अच्छा प्रोडक्शन मिलता है। तो पिक्चर में आप देख सकते हैं एलुवियल सॉइल ऐसी होती है दिखने में। सेकंड आता है हमारा ब्लैक सॉइल। तो ब्लैक सॉइल जो है उसको ब्लैक क्यों कहा जाता है? मतलब ब्लैक कलरेशन है जो उसका, उसकी वजह से, मतलब वो ब्लैक कलर की होती है। और क्यों होती है? क्योंकि वो बसाल्ट रॉक से बनी होती है। किस कंडीशन में? अंडर सेमी एरिड कंडीशन।
ठीक है। तो मतलब जो ब्लैक सॉइल है उसका ब्लैक होने का जो रीज़न है वो ये है कि वो ब्लैक बसाल्ट सॉइल से बनी है, और कौन सी कंडीशंस में, सेमी एरिड कंडीशंस में। इसको रेगुड सॉइल भी कहा जाता है और ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है, क्योंकि ये कॉटन कल्टीवेशन के लिए बेस्ट सॉइल है। क्लियर है। उसके बाद हमारी जो ब्लैक सॉइल है वो दक्कन एरियाज में, दक्कन रीजन्स में पाई जाती है, जो जिसमें कौन कौन से स्टेट्स हैं, जैसे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कर्नाटका, गुजरात, पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु एंड राजस्थान। मतलब इन सब स्टेट्स में हमारी जो ब्लैक सॉइल है वो पाया जाता है। ब्लैक सॉइल जो है वो 24.12% ऑफ टोटल सॉइल कवर करता है कंट्री का, मतलब टोटल सॉइल का 24.12% जो है वो ब्लैक सॉइल है हमारा। और ये मतलब कौन सी क्रॉप्स के लिए मेनली मतलब बेनिफिशियल माना जाता है, जिसमें हमारे क्रॉप का प्रोडक्शन अच्छा होता है, वो है कॉटन, शुगर केन, ग्राउंडनट्स, मिलेट्स, मेज, पल्सेस, सनफ्लावर, व्हीट एंड चिलीज। ये सारी जो क्रॉप्स हैं ये ग्रो की जाती हैं ब्लैक सॉइल में। अब जो हमारी ब्लैक सॉइल होती है वो रिच इन आयरन, लाइम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कार्बोनेट एंड एल्यूमिना, इन सब में ये रिच होती है। दे ऑल्सो कंटेन पोटाश बट लैक इन फॉस्फोरस, नाइट्रोजन एंड ऑर्गेनिक कंटेंट। इसमें पोटाश भी पाया जाता है, लेकिन ये किस चीज़ को लैक करती है, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन एंड ऑर्गेनिक कंटेंट्स को। ब्लैक सॉइल जो है वो उसकी जो कलर की जो रेंज है वो क्या है, डीप ब्लैक टू ग्रे, मतलब उसका जो कलर है वो डीप ब्लैक टू ग्रे तक वेरी करता है। हमारे ब्लैक सॉइल का जो टेक्सचर है वो जनरली क्लेई होता है, बहुत फाइनर पार्टिकल्स होते हैं, डीप होती है मतलब थिक होती है, और इम्परमिएबल होती है, मतलब जब गीली करते हैं तो स्टिकी हो जाती है, और जब मतलब सूखती है तो श्रिंक हो जाती है, ड्राई होने के बाद श्रिंक हो जाती है, जिसकी वजह से जब हमारा ड्राई सीजन आता है तो जो सॉइल है हमारी उसमें क्या हो जाते हैं, क्रैक्स पड़ जाते हैं, और क्रैक्स पड़ने से हमारे जो फ्लोइंग की जो प्रोसेस है वो ईजी हो जाती है, अपने आप को फ्लो करने के लिए हमें स्पेस दे देती है, मतलब हार्ड नहीं होता हमारा फ्लोइंग करना। ठीक है, तो ये ऐसी कंडीशन सेल्फ फ्लोइंग की कंडीशंस क्रिएट कर देती है, क्योंकि उसमें क्रैक्स जनरेट हो जाते हैं जब ड्राई सीजन में, जब वो सूखती है तो सूखने के बाद क्रैक्स पड़ जाते हैं। इसका यही करेक्टर कि स्लो एब्जॉर्प्शन एंड लॉस ऑफ मॉइस्चर, कि भाई एब्जॉर्प्शन भी स्लो होता है और मॉइस्चर को भी धीरे से ही जाने देती है। इसकी वजह से हमारी जो सॉइल है उसमें मॉइस्चर, ब्लैक सॉइल में मॉइस्चर जो है वो लंबे टाइम तक रहता है, जिससे कि हमारी ये क्रॉप के प्रोडक्शन में बहुत हेल्प करती है, क्योंकि उससे मॉइस्चर चाहिए होता है प्रॉपर। तो इसके लिए जब भी मतलब अगर सूखा भी पड़े, रेनफेड कंडीशंस भी आ जाए, तब भी हमारे ड्राई सीजन में ब्लैक सॉइल जो है वो क्रॉप को प्रोड्यूस करने में हेल्पफुल होती है। क्लियर, क्योंकि ये मॉइस्चर को स्टोर करके रखता है। तो ये जो दिख रही है देखो, ये होती है ब्लैक सॉइल, और ब्लैक सॉइल में ये ड्राई होने के बाद जो क्रैक्स आ गए हैं, ये देख लो सेल्फ फ्लोइंग की कंडीशन क्रिएट कर दे रहे हैं। अब हम इसमें अगर फ्लोइंग करेंगे तो ये हमारे लिए ईजी हो जाएगा, और हमारे क्रॉप जो है वो अच्छे से हम मतलब हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ज़्यादा हार्डवर्क नहीं करना पड़ेगा। क्लियर है ब्लैक सॉइल का। अब हम डिस्कस करेंगे रेड एंड येलो सॉइल को। तो जो हमारी रेड सॉइल है उसका कलर जो होता है रेडिश टू ब्राउनिश होता है, वो किसकी वजह से होता है, उसके अंदर आयरन पाया जाता है। और किस रॉक के वेदर होने से मिलता है ये हमें, ये है ग्रेनाइट, जेनेसिस और बाय क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। मतलब हमारा जो वेदरिंग प्रोसेस होती है उसकी वजह से हमारा जो आयरन है इन जो रॉक्स हैं, जो कौन कौन से हैं, ग्रेनाइट, जेनेसिस, क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक, इसके वेदरिंग के प्रोसेस के बाद हमें जो सॉइल मिलती है वो कौन सी होती है, रेड सॉइल होती है। इसका कलर जनरली रेडिश टू ब्राउन होता है, और क्यों, क्योंकि इसमें आयरन पाया जाता है, तो आयरन की वजह से इसमें इसका जो कलर है वो रेडिश टू ब्राउन है। अब ये येलो क्यों होती है, येलो कब होती है, जब इसी सॉइल को, ये वाली जो सॉइल है इसका फॉर्मेशन हाइड्रेटेड फॉर्म में हो, मतलब इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, जब ये फॉर्मेशन हो रही हो तो ये कैसा हो जाता है, इसका कलर येलो हो जाता है। हमारी जो फाइन ग्रेन, मतलब जो एक तरह से फाइन जो सॉइल है, भुरभुरी जो हमारी सॉइल है, रेड सॉइल, वो क्या है, नॉर्मली फर्टाइल होती है। रेड टू येलो सॉइल जो है हमारी वो नॉर्मली फर्टाइल होती है, लेकिन अगर कोर्स ग्रेन सॉइल है, अगर मोटी है थोड़ी सी सॉइल, तो उसमें क्या होता है, हमारी ये ड्राई लैंड, अपलैंड जो हमारे एरियाज हैं उसमें क्या है, ये पुअर इन फर्टिलिटी होती है, मतलब उसमें फर्टिलिटी अच्छी नहीं होती। मतलब हमारी जो फाइन ग्रेन रेड सॉइल है वो तो फर्टाइल होती है, लेकिन अगर कोर्स ग्रेन सॉइल होगी तो वो क्या होगी, वो इतनी फर्टाइल नहीं होगी, उसकी फर्टिलिटी इतनी अच्छी नहीं होगी, उसमें क्रॉप अच्छे से ग्रो नहीं होगी। ये जो सॉइल है हमने देख लिया, इसमें आयरन प्रेजेंट होता है, तो ये रिच इन आयरन होती है, और इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ ह्यूमस भी होता है, जो कि हमारा जो मॉइस्चर है उसको रिटेन करके रखता है, स्टोर करके रखता है, और थोड़ी सी एसिडिक होती है, स्लाइटली एसिडिक भी होती है। रेड सॉइल किस चीज़ में लैक करती है, भाई फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक कंटेंट। इसकी मतलब इसकी जो क्वालिटी है ये क्रॉप्स को कल्टीवेट कर पाएगी कब, जब अगर हमारे पास एक प्रॉपर इरिगेशन कंडीशंस हो, प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज़ हो, तो हम अच्छे से अच्छी क्रॉप को, वेराइटी ऑफ क्रॉप्स को इसमें कल्टीवेट कर सकते हैं रेड और येलो सॉइल में।
इस सॉइल में कौन कौन सी क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है? रागी, ग्राउंडनट, मिलेट, टबैको एंड पोटैटो। क्लियर? ये सारी सॉइल्स, ये सारे जो हमारी क्रॉप्स हैं ये इस सॉइल में ग्रो किए जाते हैं। तो हमारी जो रेड सॉइल है वो टोटल सॉइल का 29.08% एरिया कवर, सॉइल का पार्ट कवर करती है इंडिया में। मतलब जितना हमारा टोटल सॉइल है उसका 29.08% क्या, कौन सी सॉइल पाई जाती है? रेड सॉइल पाई जाती है इंडिया में। कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है? तमिलनाडु, साउदर्न कर्नाटका, साउथ ईस्ट महाराष्ट्र, पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, गोवा, केरला, उड़ीसा, बिहार, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय एंड नागालैंड। तो इन सारे स्टेट्स में हमारी रेड सॉइल फैली हुई है और ये टोटल सॉइल का कितना परसेंट है? 29.08% है। क्लियर है? आप पिक्चर में देख सकते हैं हमारी जो रेड सॉइल है वो कहीं कहीं पे येलो है, कहीं कहीं पे रेड है। तो इसका जो फॉर्मेशन है वो अगर हाइड्रेटेड फॉर्म में है तो येलो है, अगर नॉर्मल सिचुएशन में हो रही है तो ये रेड कलर की होती है। और रेड कलर क्यों होता है इसका? ड्यू टू आयरन। क्लियर हो गया रेड सॉइल? तो अब आता है हमारा लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल जो है वो उसमें जो लेटराइट वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है? लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिसमें लेटर जो वर्ड है उसका मतलब होता है ब्रिक। तो लेटराइट जो सॉइल है वो इंडिया जैसी कंट्रीज में ही पाया जाता है, ट्रॉपिकल कंट्रीज में ही पाई जाती है, जिसमें कि वेट एंड ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशन होती है। मतलब सर्दी, गर्मी, बारिश, सारे जो मौसम होते हैं, ट्रॉपिकल कंडीशंस जो होती हैं, ऐसी ही कंट्रीज में हमारी क्या है? लेटराइट सॉइल पाई जाती है। ये जो है हमारी जो हैवी रेनफॉल कंडीशंस हैं और जो हाई टेम्परेचर जो है हमारी मतलब हमारी जो कंट्री में कि बहुत बारिश होती है, बहुत ज़्यादा मतलब गर्मी भी पड़ती है, उसकी वजह से हमारी जो सॉइल है वो रिच होती है आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड में। और जो लीचिंग अवे मतलब वो सिलिका और लाइम को हटा के क्या बना देती है? ऑक्साइड्स बना देती है आयरन और एल्यूमिनियम की। जो ह्यूमस होता है सॉइल में, जो प्रेजेंट होता है सॉइल के अंदर, लेटराइट सॉइल के अंदर जो ह्यूमस प्रेजेंट होता है वो क्या करता है? दैट इज रिमूव बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया उसको रिमूव कर देता है, किसकी वजह से? जिसकी वजह से जो हमारा जो हाई टेम्परेचर है वो रहता है। हाई टेम्परेचर की वजह से क्या होता है? हमारा जो ह्यूमस का जो कंटेंट है उसको रिमूव कर दिया जाता है बाय द बैक्टीरिया। क्लियर? हमारा टोटल सॉइल का 4.30% ही एरिया कवर है मतलब इस लेटराइट सॉइल के थ्रू। टोटल मतलब हमारे अगर 100% हमारी सॉइल है तो उसमें से 4.30% सॉइल कौन सी है? लेटराइट सॉइल है। ये कहाँ पे पाई जाती है? मेनली पाई जाती है ये समिट्स ऑफ वेस्टर्न घाट, मतलब वेस्टर्न घाट की जो समिट्स हैं उन पर। ईस्टर्न घाट जैसे ईस्टर्न घाट के साथ साथ कहाँ पे? विंध्याज और सतपुड़ाज में, जो कि कौन कौन से स्टेट को कवर कर रहे हैं? कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, असम एंड तमिलनाडु। मतलब ये साउदर्न एरियाज में, थोड़ा वेस्ट में, थोड़ा साउदर्न एरियाज में, थोड़ा नॉर्थ ईस्ट में जाके यहाँ पे पाई जाती है लेटराइट सॉइल। ये जो सॉइल है ये बहुत पुअर है किसमें? कैल्शियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, फॉस्फेट एंड ऑर्गेनिक मैटर में। मतलब इसमें ये सब नहीं पाया जाता। ये सॉइल जो है इसमें से जो पानी है वो मतलब ये थोड़ी शायद कोर्स होती है, जिसकी वजह से जो पानी है वो बह के निकल जाता है, इसमें से ड्रेन हो सकता है पानी, बहुत पोरस होती है ये, जिसकी वजह से ये कल्टीवेशन के लिए सूटेबल नहीं है। लेकिन हम फर्टिलाइजर्स और मैन्योर की हेल्प से इसको मतलब कल्टीवेशन लायक बना सकते हैं, इसको थोड़ा फर्टाइल बना सकते हैं, जिसमें कि हम अपनी क्रॉप्स को ग्रो कर पाएँ। तो इसमें हम राइस का कल्टीवेशन कर सकते हैं और कौन कौन सी क्रॉप ग्रो कर सकते हैं आफ्टर फर्टिलाइजर एंड मैन्योर? कैश्यू, रबर, टी एंड कॉफी, ये सारी क्रॉप्स इसमें ग्रो की जाती है आफ्टर द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर। ठीक है, ये था हमारा लेटराइट सॉइल। ये जो पिक्चर में दिखा रखा है लेटराइट सॉइल थोड़ी सी रेडिश ब्राउन सी है, क्योंकि ब्रिक का जैसा कलर होता है, ब्रिक्स भी बनाई जाती हैं बहुत सारे एरियाज में इससे। तो ये मतलब ऐसी ही सॉइल है जो मतलब इस ब्रिक की फॉर्मेशन में भी यूज़ की जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा एरिड सॉइल और या फिर डेजर्ट सॉइल। एरिड सॉइल जो है उसका जो कलर है वो रेड टू ब्राउन होता है। इसमें हम जनरली हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं वो सैंडी होते हैं, सैंडी इन स्ट्रक्चर और सलाइन इन नेचर। मतलब उसमें नमक की जो क्वांटिटी है, सॉल्ट की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा होती है। कुछ एरियाज में तो ऐसा होता है कि सॉल्ट कंटेंट इतना हाई होता है कि हम कॉमन जो हमारा ये टेबल सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट है, उसको ऑब्टेन करते हैं कहाँ से? सलाइन वाटर से, उसको एवोपरेट करके। जो एरिड और डेजर्ट सॉइल है ये कहाँ पे पाई जाती है? सेमी एरिड या फिर एरिड कंडीशंस में। जो हमारे रीजन्स हैं इंडिया में वो कौन कौन से हैं? वेस्टर्न राजस्थान, साउदर्न हरियाणा, साउथ वेस्ट पंजाब। ये जो रीजन्स है इनमें क्या पाया जाता है? डेजर्ट सॉइल पाई जाती है। ये कितना एरिया कवर करती हैं? 29 मिलियन हेक्टेयर एरिया कवर करती हैं, जो कि इंडस रिवर से लेके अरावली हिल्स तक के एरिया को कवर कर रहा है। ये सॉइल जो है वो कंटेन करती हैं सॉल्ट्स जो कि सॉल्युबल होते हैं, बट ये पुअर किसमें होती है? नाइट्रोजन, ह्यूमस एंड क्वाइट रिच इन फॉस्फेट एंड नाइट्रेट। मतलब इसमें सॉल्ट भी पाया जाता है और ये फॉस्फेट एंड नाइट्रेट भी पाए जाते हैं। और इसमें किस चीज़ को लैक कर रही है? ये नाइट्रोजन और ह्यूमस को। ओके,
डेजर्ट सॉइल में हमारा क्या है कि जो लोअर ऑरिजन्स होते हैं, हमारे लोअर ऑरिजन्स है, उनमें क्या है कि हमारा मतलब एक तरह से कंकड़ है, मतलब एक तरह की रॉक की टाइप की फॉर्मेशन है, हार्ड फॉर्मेशन है, जिसकी वजह से जो हमारा जो पानी है वो रेस्ट्रिक्ट होता है, वो इनफिल्टर नहीं हो पाता और वो सॉइल जो हमारी अपर लेयर है उसको नहीं मिल पाता। क्लियर। तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं, जब हम इरीगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल करा देते हैं इस सॉइल में, तो हमारा जो सॉइल है वो मॉइस्चर को रिटेन कर लेता है, मॉइस्चर गेन कर लेता है और हमारे लिए ये प्लांट ग्रोथ के लिए सस्टेनेबल हो जाती है। क्लियर है। मतलब हमारे जो लोअर जो ऑरिजन्स है इसके डेजर्ट सॉइल के, उसमें कंकर्ड लेयर्स हैं, जिसकी वजह से हमारा जो वाटर है वो इनफिल्ट्रेट नहीं हो पाता, सॉइल तक नहीं पहुंच पाता, रेस्ट्रिक्ट करते हैं ये वाली लेयर सॉइल को ऊपर तक पहुंचने में। इसलिए अगर हम इरिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल कराते हैं तो हमारे जो सॉइल है वो मॉइस्चर को रिटेन कर लेती है और हमारी जो प्लांट ग्रोथ है उसके लिए सस्टेनेबल हो जाता है ये सॉइल, डेजर्ट सॉइल। क्लियर। ये जो पिक्चर में दिख रही है ये हमारी डेजर्ट सॉइल है। क्लियर। अब हम डिस्कस करेंगे एल्कलाइन एंड सेलाइन सॉइल। तो इस सॉइल को उर्सरा सॉइल भी कहा जाता है। ये सॉइल जनरली कहाँ पे पाई जाती है, सेलाइन, एरिड एंड सेमी एरिड पार्ट्स ऑफ राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात एंड महाराष्ट्र, इन सब एरियाज में हमारी ये एल्कलाइन और सेलाइन सॉइल पाई जाती है। ये सॉइल बहुत ही इनफर्टाइल होती है, ये मतलब कल्टीवेशन के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। इसका जो टेक्सचर है वो सैंडी टू लोम सैंड, मतलब इसके जो पार्टिकल हैं वो बिल्कुल सैंडी होते हैं, मतलब कोर्स पार्टिकल्स होते हैं, और किसके साथ, डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन, एंड हाईली परवियस, मतलब परमिएबल होता है, वाटर को रिटेन करने की कैपेसिटी नहीं होती, वाटर को लूज कर देते हैं। क्लियर। और ये जो है हमारी 7 मिलियन हेक्टेयर जो हमारी लैंड है इंडिया में उतने पे पाई जाती है, जिसमें कि 50% तो है इंडो गैंगेटिक एलुवियल प्लेन्स, जहाँ पे एलुवियल सॉइल पाई जाती है वहाँ पे, 30% हमारी क्या है ब्लैक सॉइल वाले पार्ट्स, एंड रेस्ट आर 20% इन एरिड एंड कोस्टल रीजन्स ऑफ इंडिया। तो ये यहाँ पे पाई जाती है एल्कलाइन एंड सेलाइन सॉइल। इसका फॉर्मेशन का क्या मतलब क्या रोल है या फिर ये कैसे बन रही है ये हम देखते हैं। तो क्या होता है जब हमारा जो ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशन है, मतलब मान लो बारिश नहीं हो रही है, ऐसे एरियाज में जब हम बहुत ज़्यादा इरिगेशन कर देते हैं तो उससे क्या होता है, कैपिलरी रिएक्शन प्रमोट होता है, जिसकी वजह से जो सॉल्ट है नीचे जो लेयर में जो सॉल्ट है वो क्या होता है, वो ऊपर आके टॉप लेयर पे जमा हो जाता है। तो इन मतलब जो ये पंजाब और हरियाणा जैसे जो एरियाज हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब इरिगेशन की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी जाती हैं, बहुत मतलब ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशंस में भी इरिगेशन के साथ हम क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं, तो उन एरियाज में क्या होता है, टॉप लेयर पे आके सॉल्ट जमा हो जाता है। जैसे कि पिक्चर में आप देख सकते हैं, देखो ये वाइट वाइट हो रहा है, ये सारा सॉल्ट जमा होता है। तो इसी वजह से इन जो एरियाज हैं उनको ये कहा जाता है कि आप जिप्सम ऐड करें, जिससे कि आपकी जो सैलिनिटी है सॉइल की वो कम हो, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। एक और रीज़न क्या है, जो साउथ वेस्ट मानसून है वो अपने साथ सॉल्ट पार्टिकल्स लाता है और उसको लाकर जो अर्थ क्रस्ट है उस पर डिपॉजिट कर देता है। सी वाटर इंट्रूशंस इन द डेल्टास प्रमोट द अकरेंस ऑफ सलाइन सॉइल। जो सी वाटर है हमारा जो मतलब कहीं ना कहीं जैसे जो ये क्लाउड्स जो ला रहे हैं वो क्या करता है, हमारे सलाइन सॉइल का प्रमोशन करता है, मतलब उसको प्रमोट करता है उसकी अकरेंस को। तो क्लियर है। तो क्या होता है कि अगर हमारे जो वाटर के साथ अगर हम मतलब मान लो खारा पानी अगर आ रहा है और उसी की बारिश हो रही, तो क्या होगा, तो मानसून के साथ भी हमारे क्या आएंगे, सॉल्ट पार्टिकल्स आएंगे, और जब वो बारिश होगी तो वो क्या होंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे अर्थ क्रस्ट के ऊपर। तो ये भी एक रीज़न है हमारा एल्कलाइन और सलाइन सॉइल के फॉर्मेशन का। क्लियर है। नेक्स्ट आता है हमारा पेटी सॉइल। पेटी सॉइल जो है वो कैसे एरियाज में पाई जाती है, जहाँ पे हैवी रेनफॉल और हाई ह्यूमिडिटी होती है, और इसी वजह से ये बहुत अच्छी है मतलब वेजिटेशन के लिए, मतलब ये अच्छी ग्रोथ देती है वेजिटेशन को। ठीक है। तो जो पेटी सॉइल है वो कौन से टाइप की सॉइल है, इट इज़ अ टाइप ऑफ सॉइल विच अकर इन हॉट ह्यूमिड कंडीशंस, जिसकी वजह से इसके अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर है वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है, मतलब हम मान लेते हैं 40 to 50% हमारा ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है। ये ब्लैक इन कलर होती है, हैवीली एसिडिक होती है, विद लार्ज नंबर ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स, इसमें बहुत सारे सॉल्ट्स पाए। ये जो सॉइल है ये मेनली पाई जाती है कहाँ पे, उड़ीसा, सुंदरबन इन वेस्ट बंगाल, पार्ट्स ऑफ बिहार, उत्तर प्रदेश एंड कोट्टयम अलाप्पे डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। तो यहाँ पे ये सॉइल पाई जाती है, मतलब ये फर्टाइल सॉइल है, इसमें ऑर्गेनिक मैटर भी 40 to 50% तक पाया जाता है। इसका कलर यूजुअली ब्लैक होता है, इसमें हाईली हैवी एसिडिक मटेरियल होता है, और ये क्या है, लार्ज नंबर ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं इसके अंदर। ओके। ये पिक्चर में जो दिख रही है ये पेटी सॉइल है हमारी, देख लिया, थोड़ा थोड़ा ब्लैकिश है कलर में।
अब आता है हमारा फॉरेस्ट सॉइल्स और माउंटेन सॉइल्स। फॉरेस्ट सॉइल्स जो होती हैं वो फॉर्म होती हैं फॉरेस्ट एरियाज में, जहाँ पे कि सफिशिएंट रेनफॉल हमारा अवेलेबल होता है। ये सॉइल जो है वो वेरी करती हैं स्ट्रक्चर और टेक्सचर में डिपेंडिंग ऑन द माउंटेन एनवायरनमेंट। अब फॉरेस्ट एरियाज जो है हमारे नॉर्मल प्लेन्स पे भी मिलते हैं और माउंटेन एरियाज में भी मिलते हैं, तो उसकी वजह से हमारा जो सॉइल का जो टेक्सचर है वो वेरी करता है, स्ट्रक्चर और टेक्सचर वेरी करता है अकॉर्डिंग टू एरिया जहाँ पे भी वो फॉर्म हो रही हैं। तो दे आर लोमी एंड सिल्टी ऑन वैली साइड्स, ये वैली साइड्स में लोमी और सिल्टी होती हैं, एंड कोर्स ग्रेन इन द अपर स्लोप्स, और जब ऊपर वाले जो स्लोप्स होते हैं माउंटेन का जो अपर स्लोप होता है वहाँ पे कोर्स ग्रेन पाए जाते हैं। हमारा जो स्नो बाउंड एरिया होता है हिमालय का, वहाँ पे दे एक्सपीरियंस डेन्यूडेशन, मतलब वहाँ पे सॉइल इरोजन एक्सपीरियंस किया जाता है, और वो क्या होता है एसिडिक होता है विद लो ह्यूमस कंटेंट, मतलब हमारी जो सॉइल है वहाँ पे कैसी होती है एसिडिक और लो ह्यूमस कंटेंट होती है। और जो ये वाली जो सॉइल है फॉरेस्ट सॉइल या माउंटेन सॉइल आप कह दें, ये सॉइल अगर लोअर वैलीज में पाई जाती है तो ये बहुत फर्टाइल पाई जाती है। क्लियर? तो आप देख सकते हैं ये जो सॉइल की पिक्चर दिख रही है ये फॉरेस्ट सॉइल और माउंटेन सॉइल है हमारी। तो हमने सारे टाइप्स के सॉइल्स को देख लिया, उनकी फॉर्मेशन को देख लिया, हमने देख लिया कहाँ कहाँ पे वो पाए जाते हैं। अब हमारी जो सॉइल है वो कहीं ना कहीं डिग्रेड हो रही है, इरोड हो रही है, उसका हम रीजंस देखेंगे कि कितने टाइप से वो इरोड हो रही है, डिग्रेड हो रही है। तो आज ये देखते हैं। तो सॉइल डिग्रेडेशन जो है हमारा, उसको डिफाइन किया जा सकता है डिक्लाइन इन सॉइल फर्टिलिटी, मतलब सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो डिक्लाइन हो रही है, कम हो रही है, उसका जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो कम होता जा रहा है, और जो सॉइल की जो डेप्थ है वो नीचे नीचे जाती जा रही है ड्यू टू इरोजन एंड मिसयूज हो रहा है उसका, और इरोड होती रह रही है। बहुत सारे रीजंस है, नेचुरल रीजंस भी हैं, कुछ ह्यूमन मेड रीजंस भी हैं, तो कई सारे रीजन से हमारी सॉइल जो है वो डिग्रेड हो रही है। तो सॉइल डिग्रेडेशन का जो मेन फैक्टर है वो क्या है कि डिप्लीशन सॉइल रिसोर्सेज बेस्ड इन इंडिया, मतलब हमारा मेन फैक्टर जो लीड कर रहा है वो क्या है, सॉइल रिसोर्सेज जो है वो डिप्लीट करते जा रहे हैं, वो हटते जा रहे हैं, उसकी वजह से हमारी सॉइल डिग्रेड हो रही है। द डिग्री ऑफ सॉइल डिग्रेडेशन जो है वो प्लेस टू प्लेस वेरी करती है, किस बेसिस पे, उसकी टोपोग्राफी कि भाई उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, उसकी ज्योग्राफी कैसी है, ज्योमेट्री कैसी है, जहाँ पे भी वो है भाई। अब हम मान लें स्लोपी एरियाज है, माउंटेन एरियाज है, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे इरोजन होता है, सॉइल का इरोड हो के वो नीचे आ जाती है बह के, विंड वेलोसिटी की वजह से या अमाउंट ऑफ रेनफॉल की वजह से भी होता है। तो कॉज ऑफ सॉइल डिग्रेडेशन क्या है, एक्सटेंसिव फार्मिंग, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब फार्मिंग करे जा रहे हैं, खेती करे जा रहे हैं, उससे भी डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, पेड़ों को काटा जा रहा है, उससे सॉइल डिग्रेडेशन हो रहा है। हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का, उससे भी सॉइल को डिग्रेड किया जा रहा है। क्लियर? ह्यूमन रीजंस भी आ गए और नेचुरल रीजंस भी आ गए। अब आते हैं सॉइल इरोजन। सॉइल डिग्रेडेशन और सॉइल इरोजन एक ही है, लेकिन इसमें क्या होता है, सॉइल इरोजन में हम डिटेल में देखेंगे कि कैसे हमारी सॉइल जो है वो इरोड हो रही है, खराब हो रही है या फिर डिस्ट्रॉय हो रही है, वो देखते हैं। तो हमारा डिस्ट्रक्शन ऑफ सॉइल कवर, जो सॉइल की टॉप लेयर है उसका डिस्ट्रक्शन होना हमारा सॉइल इरोजन कहलाता है। और ये कैसे हो सकता है, कौन कौन से रीजंस हो सकते हैं कि हमारा जो डिटैचमेंट और ट्रांसपोर्टेशन, डिटैचमेंट मतलब कि सॉइल को उसकी जो पेरेंट बॉडी है उसको वहाँ से डिटैच करके कहीं और ले जाया जा रहा है थ्रू ट्रांसपोर्टेशन, या मतलब कोई भी मीन्स से हमारी जो अपर लेयर है, हमारी जो टॉप लेयर है वो डिटैच हो रही है अपनी पेरेंट बॉडी से। क्लियर? सबसे पहले है डिटैचिंग एजेंट जो है हमारे, वो कौन कौन से हैं, रेन ड्रॉप, चैनल फ्लो एंड विंड, ये डिटैच कर देते हैं हमारे उसको। और ट्रांसपोर्टिंग एजेंट हमारे कौन से हैं, फ्लोइंग वाटर एंड विंड, मतलब पानी के साथ बह के या हवा के साथ बह के हमारी ट्रांसपोर्ट हो जाती है, सॉइल एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है। डिटैच कैसे होती है, रेन ड्रॉप, जब पानी की ड्रॉप पड़ती हैं तो उससे क्या होती है, मिट्टी उछट के इधर उधर गिर जाती है। चैनल फ्लोज जो होते हैं, हम जैसे चैनल्स बना देते हैं, उसकी वजह से हमारी जो सॉइल की जो लेयर है वो डिटैच होती चली जाती है। तो ये सारे जो है डिटैचमेंट और ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस से हमारा सॉइल का इरोजन हो रहा है। अब आता है नेक्स्ट हमारा रन ऑफ। रन ऑफ क्या है हमारा, कि हमारी जो रेनफॉल है उसका पानी जब हमारा सॉइल के थ्रू एब्जॉर्ब नहीं किया जाता, मतलब जितना पोर्शन वो एब्जॉर्ब कर सकती थी उतना उसने एब्जॉर्ब करती है, लेकिन जो एक्स्ट्रा जो रेनफॉल हो रही है तो उसका जो पानी है वो क्या होता है, स्ट्रीम्स बन के बह जाता है। मतलब एवर ट्रांसपिरेशन, मतलब जितना उसने स्टोर करना था, जितना उसने ट्रांसपिरेट करना था उतना उसने कर लिया, जितना एवोपरेट होना था वो हो गया। उसके बाद हमारा जो बाकी का जो पानी है वो क्या होता है, बह के जो निकल जाता है, रन ऑफ हो जाता है। कैसे कि भाई अगर किसी फील्ड में हमारा मान लो पानी मतलब बारिश हुई है, पानी क्या हुआ, एक सॉइल ने एब्जॉर्ब कर लिया, जितना उसे एब्जॉर्ब करना था, जितना एवोपरेट होना था वो हो गया।
उसके बाद हमारा जो सॉइल जो पानी है वो रन ऑफ होता है, वो बह के निकल जाता है फील्ड से, और कहाँ पहुंच जाता है, जैसे रिवर्स, लेक्स और ओशियंस में। तो उस तरह से क्या होता है, रन ऑफ होता है। तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, रन ऑफ कहते हैं। क्लियर। तो रन ऑफ में मतलब हमारा क्या है, रेनफॉल का जो पानी है वो इनफिल्ट्रेट होता है, इंटरसेप्शन होता है, सरफेस स्टोरेज हो जाता है, सरफेस डिटेंशन होता है। तो ये सारी जो प्रोसेस है वो रन ऑफ के अंदर होती है। क्लियर। अब आता है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग रन ऑफ। अब रन ऑफ को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, क्लाइमेटिक फैक्टर्स है। क्लाइमेटिक फैक्टर्स में क्या आएगा हमारा, कि हमारी जो रेनफॉल है वो किस अमाउंट की हो रही है, कितने टाइम तक हो रही है, उसका इवनली डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं है, स्नोफॉल हो रहा है, एवो ट्रांसपिरेशन मतलब एवोपरेशन, और जो ट्रांसपिरेशन की जो प्रोसेस है वो कितनी मतलब कितनी फ्रीक्वेंटली हो रही है। तो ये है होते हैं हमारे क्लाइमेटिक फैक्टर्स। उसके बाद आता है फिजियोग्राफिक फैक्टर। फिजियोग्राफिक फैक्टर्स में क्या होगा, वाटर शेड, मतलब हम वाटर को जो स्टोर कर रहे हैं उसकी करेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि उसकी ज्योमेट्री कैसी है, सॉइल की, सॉइल का टाइप क्या है, ओरिएंटेशन, जियोलॉजी, वेजिटल कवर मतलब मतलब वेजिटेशन से जो कवर हो रही है लैंड वो कितनी है, शेप एंड साइज ऑफ वाटर शेड, कितना बड़ा है हमारा, किस शेप का है हमारा वाटर शेड जिस हम कर रहे हैं। उसके बाद चैनल्स जो है हमारे वो किस साइज के हैं, कैसा स्लोप है उनका, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, और मतलब रफनेस कैसी है चैनल बेड की। क्लियर। तो इस सब पे हमारे ये होते हैं फिजियोग्राफिक फैक्टर। उसके बाद आता है थर्ड, जियोलॉजिकल फैक्टर। जियोलॉजिकल फैक्टर जैसे कि हमारा रेनफॉल है, हमारा वेजिटेशन किस टाइप का है, हमारी जो सॉइल है जो एब्जॉर्ब करने वाली है रेन को वो कैसी है। तो इन सब रीजंस पे डिपेंड करता है हमारा रन ऑफ। तो अगर बहुत लंबे टाइम तक हमारे बारिश होती रहे, बहुत हाई इंटेंसिटी के साथ बारिश हो, तो उससे हमारा सीवर इरोजन होता है। हम मानते हैं कि अगर हमारा 5 सेंटीमीटर पर आवर से ज़्यादा इंटेंसिटी की अगर बारिश होती है तो हमारा क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है। लेकिन प्रेजेंट ऑफ वेजिटेशन, अगर वेजिटेशन प्रेजेंट है सॉइल में तो उससे जो ब्रेक डाउन है सॉइल का वो उतना नहीं हो पाता, उतना नहीं होता, वो वहाँ तक बच जाता है अगर उसमें कहीं ना कहीं वेजिटेशन या प्लांट्स की ग्रोथ होती है तो। नेक्स्ट आता है हमारा टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन। तो हमारे जो सॉइल इरोजन है वो कितने टाइप्स हो सकता है, वाटर इरोजन, विंड इरोजन, और थर्ड है हमारा ह्यूमन एक्टिविटी से। ठीक है। तो हमारे 3 टाइप से हमारी जो सॉइल है वो इरोड हो सकती है, उसका इरोजन हो सकता है। तो वाटर, विंड और ह्यूमन एक्टिविटी। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वाटर इरोजन। तो टाइप्स ऑफ वाटर इरोजन में कौन कौन से टाइप्स आते हैं, शीट, रेल, गली, रेवाइन, लैंडस्लाइड, लीचिंग, शी शोर इरोजन, स्ट्रीम बैंक इरोजन, ये सारे हैं। इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले आता है शीट इरोजन। शीट इरोजन क्या है, इसमें यूनिफॉर्म रिमूवल होता है सॉइल का थिन लेयर्स में। कैसे, देखो, अगर हमारा जो टॉप सॉइल है वो लूज है, शैलो है, देन दैट ऑफ जो उससे नीचे वाली लेयर है वो कॉम्पैक्ट है, हार्ड है, तो क्या होगा, जो हमारी ऊपर वाली लेयर है वो पतली रहेगी, टॉप सॉइल की जो लेयर है वो पतली और लूज है। तो उसकी वजह से क्या होगा, हवा आएगी, हवा के साथ हमारा क्या होगा, हमारा वो रिमूवल हो जाएगा। या फिर वाटर के साथ हमारा क्या है, वो थिन लेयर जो है वो बह बह के हमारी निकल जाएगी। क्लियर है। तो जब मतलब कोई भी प्रोसेस की वजह से हमारा क्या होता है कि जो पतली जो लेयर है टॉप सॉइल की वो बह के निकल जाती है और उसकी जो नीचे वाली सॉइल है वो कॉम्पैक्ट होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, शीट इरोजन होता है। हमारा पतली वाली जो टॉप लेयर है वो बह के निकल जाती है। देखो पिक्चर में भी दिखा रखा है कि नीचे जो हार्ड सॉइल है, ऊपर पतली पतली जो सॉइल है वो बहने की जैसी प्रोसेस होती है, उसकी टाइप में दिखा रखा है कि वो इसका फ्लो हो रहा है, कि वो ऐसे लाइंस बन रही हैं जिसकी वजह से ऐसे दिख रहा है कि भाई टॉप सॉइल हमारी बह रही है, निकल रही है, मतलब कॉम्पैक्ट सॉइल, नीचे की सॉइल हार्ड है और ऊपर की सॉइल अपने आप ऐसे मतलब लाइंस बन रही हैं जहाँ पे सॉइल हटती दिख रही है अपने प्लेस से। अब आता है हमारा रेल इरोजन। तो ये एक वाटर इरोजन की फॉर्म है जिसमें क्या होता है, हमारे ऐसे अगर सॉइल हमारी एकदम लेवल नहीं है और उसमें ना ऐसे चैनल्स बन गए हैं टेढ़े मेढ़े, तो उससे क्या होता है, हमारा मतलब एक स्ट्रेट चैनल नहीं है, प्रॉपर पानी का वो कोई फ्लो नहीं हो रहा है, तो हमारी जो सॉइल है वो इधर उधर टेढ़े मेढ़े उसमें से कट्स में से बह के निकल जाती है। उन चैनल्स को स्ट्रीमलेट्स कहते हैं। ठीक है। तो उन नैरो नैरो उसमें से हमारा क्या है, सॉइल जो है वो पानी के साथ बह बह के निकल रही है। और ये बहुत ही ज़्यादा देखा जाता है, हैवी रेन्स जब होती हैं वो मतलब जगह जगह से क्या होता है, मिट्टी को हटा देती हैं और ऐसे टेढ़े मेढ़े चैनल्स बना देती हैं, जिसकी वजह से हमारा सॉइल का इरोजन होता है। क्लियर। जैसे हमारे इस पिक्चर में दिखा रहा है कि ये कोई लैंड है, पीस ऑफ लैंड, तो यहाँ पे हैवी रेनफॉल हुआ होगा तो जगह जगह पे यहाँ पे गड्ढे हो रखे हैं, ये जो टेढ़े मेढ़े चैनल्स बन रहे हैं यही हमारा क्या कहलाता है, रेल इरोजन कहलाता है। नेक्स्ट आता है हमारा गली इरोजन। जो गली इरोजन है हमारा वो क्या है, जो पानी है हमारा उसका जो बहना है वो अगर बहुत हाई इंटेंसिटी के साथ हमारा बहुत तेज पानी बह रहा है तो वो क्या करता है, सॉइल को वहाँ से हटा देता है, एक ड्रेनेज टाइप की लाइन बना देता है, जैसे कि पिक्चर में आपको दिख रही होगी, ऐसे बिल्कुल नाला टाइप में बना दिया है। और ये अगर एक बार शुरू हो जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब एक तरह से हैवी वो ले लेता है, मतलब ज़्यादा ही मतलब हार्ड
एक फॉर्म ले लेता है और ये मतलब मिट्टी को बहाता ले जाता है। अगर इसके लिए प्रॉपर स्टेप्स हम ना उठाएं तो क्या होएगा कि ये और डीप पे डीप होता जाएगा। ये जो ड्रेनेज जो बनी है, ये जो नाला सा बन जाता है, ये और डीप होता जाता है कि ये ऐसे स्ट्रांगली वो मतलब हिट करता है, मतलब स्ट्रॉन्ग इरोजन है ये सॉइल इरोजन, क्योंकि ये क्या करता है, ड्रेनेज लाइंस बना देता है। जब पानी बहता है अपने सरफेस से तो वो इतनी हाई इंटेंसिटी से बहता है कि वहाँ पे ड्रेनेज की लाइन बन जाती है। क्लियर? तो इस डिस्टर्बेंस को स्टेबलाइज करने के लिए ह्यूमन इंटरप्शन बहुत ज़रूरी होता है कि भाई इसको प्रॉपर सेट किया जाए, इसके लिए स्टेप लिए जाएँ इसको ठीक करने के लिए। क्लियर? रवाइन इरोजन क्या है? नथिंग बट कि जब लंबे टाइम तक हमारा गली इरोजन होता रहता है तो प्रॉपर ऐसे गड्ढा सा बन जाता है, जैसे पिक्चर में दिखा रखा है। ये जो फॉर्मेशन हो जाती है, ये लंबे टाइम तक अगर हमारे गली इरोजन होए और उसको रोका न जाए तो हमारा रवाइन इरोजन में वो कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट है लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड तो हमें पता ही है कि वो जो मिट्टी खिसक के नीचे बह के आ जाती है स्लोप से, उसको कहते हैं हम लैंडस्लाइड। जैसा पिक्चर में दिखा रखा है कि मिट्टी बह के ऐसे रोड पे आ गई है, रोड पे गिर गया पूरे के पूरे बह के, तो इसको कहा जाता है लैंडस्लाइडिंग। इससे भी हमारा सॉइल का इरोजन होता है। अब आता है हमारा लीचिंग। लीचिंग क्या प्रोसेस है कि जब हमारी बहुत तेज बारिश होती है या फिर हम इरिगेशन करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे जो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस हैं जो पानी में घुल सकते हैं, वो क्या होते हैं, मतलब पानी के साथ बह के निकल जाते हैं, वॉश्ड आउट हो जाते हैं सॉइल से। जैसे वो कोई भी हो सकते हैं, वो न्यूट्रिएंट भी हो सकते हैं, वो फर्टिलाइजर्स भी होते हैं। तो जो वाटर सॉल्युबल जितने भी हमारे सॉल्ट्स होंगे या सब्सटेंस होंगे, वो क्या होंगे, वो वॉश्ड अवे हो जाएंगे, वॉश्ड आउट हो जाएंगे सॉइल से। जब बहुत ज़्यादा क्या होगा, एक्सेसिव रेन होगी या बहुत ज़्यादा हम इरीगेशन दे देंगे तो उससे क्या होता है, वो पानी के साथ बह के हमारी जितने भी सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं या न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे, वो बह के निकल जाते हैं। उस प्रोसेस को कहा जाता है लीचिंग। जैसे कि आप देख सकते हैं ये ऐसे प्रोसेस में दिखाएगा कि बहुत तेज बारिश हो रही है तो लीचिंग की प्रोसेस हो रही है। क्या हो रहा है, जो वाटर सॉल्युबल जो सब्सटेंस है वो पानी के साथ बह के नीचे जाए जा रहे हैं, तो ये होता है लीचिंग का प्रोसेस। नेक्स्ट है सी शोर इरोजन। इसमें क्या होता है हमारा कि भाई अब हम शोर पे हैं, अब वहाँ पे मिट्टी है, हमारे रॉक्स हैं, अगर बहुत तेज वेव्स आती हैं तो क्या करती हैं, उसको रॉक को ब्रेक कर देती हैं, रॉक क्लिफ को ब्रेक करती हैं, तो हमारी जो मिट्टी है वो वेव्स के साथ बह के ओशियन में या सी में चली जाती है। इसी को कहते हैं शोर इरोजन। क्लियर? ये पिक्चर में दिखा भी रखा है कि यहाँ से जैसे ये रोड जैसी बन रही थी, इसके नीचे जो मिट्टी थी वो बह के पानी के साथ वापस सी में जा रही है हमारी। ओके? स्ट्रीम बैंक इरोजन। इसमें क्या होता है, हमारी जो रिवर्स या स्ट्रीम्स जो बह के जाती हैं, फ्लो करती हैं, तो क्या होता है हमारा कि ये जैसे टेढ़े मेढ़े बहती हैं तो एक मतलब किसी किनारे को ब्रेक कर देती हैं, किसी बैंक को किनारे को ब्रेक करके। जैसे पिक्चर में दिखा रखा है कि अगर ये टेढ़ी मेढ़ी बहेंगे तो अगर ये सीधी बह के जा रही है तो मतलब ठीक है, एक ही बैंक बन रहा है, लेकिन टेढ़े मेढ़े बहेंगे तो क्या करेंगे, मिट्टी को कहीं ना कहीं वहाँ से निकाल के अपने साथ बहा के ले जाएंगी। तो इस तरह से भी हमारा क्या होता है, इरोजन होता है, और इसको कहते हैं स्ट्रीम बैंक इरोजन। क्लियर? तो अब नेक्स्ट आता है हमारा विंड इरोजन। तो विंड इरोजन में क्या होता है, हमारे जब सॉइल के पार्टिकल्स को विंड के साथ बहा के मतलब एक पोजीशन से, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे पहुंचाया जाता है, तो क्या होता है, विंड इरोजन होता है। विंड इरोजन ज़्यादातर डेजर्ट्स में या बीचेस पे देखा जाता है। विंड इरोजन के टाइप्स क्या क्या है, सॉल्टेशन, सॉइल क्रीप और सस्पेंशन। सॉल्टेशन क्या होता है, इस प्रोसेस में हमारे जो मीडियम पार्टिकल्स जो होते हैं वो विंड के साथ एक तरह से बाउंस करके निकल जाते हैं, मतलब बाउंस करते हैं वो, मतलब एकदम फाइन तो होते नहीं है, मीडियम पार्टिकल्स होते हैं, ना ज़्यादा मोटे होते हैं ना ज़्यादा बारीक होते हैं। तो ये जो फाइन मतलब मीडियम टाइप के पार्टिकल्स जो होते हैं वो विंड के साथ बह के क्या करते हैं, वो बाउंस करके निकलते हैं। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, सॉल्टेशन में क्या हो रहा है, वो बाउंस कर रहे हैं, बाउंस करके जो सॉइल जो है वो बह के हवा के साथ आगे आगे जा रही है, तो ये होता है सॉल्टेशन का प्रोसेस। अब आता है हमारा सॉइल क्रीप। सॉइल क्रीप क्या है हमारा कि जब बहुत जो हैवी पार्टिकल होंगे, जो कोर्स पार्टिकल होंगे, वो क्या करेंगे, हमारे वो क्रीप करेंगे, वो हवा के साथ, अब कितनी तेज हवा चले वो ऐसे उड़ के तो जा नहीं सकते, तो इसलिए वो क्रीप करेंगे। क्लियर? तो सॉइल क्रीपिंग क्या होता है, जब थोड़े कोर्स जो पार्टिकल्स होते हैं वो हवा के साथ हमारे बह के धीरे धीरे जब उन पर प्रेशर या स्ट्रेस पड़ता है तो वो बह के जब आगे बढ़ते हैं तो वो क्या होते हैं, सॉइल क्रीप होते हैं। जब ये डाउनवर्ड मतलब रॉक से जब या फिर किसी स्लोप से जब नीचे की तरफ प्रोग्रेस करते हैं तो इनको डाउन हिल क्रिप भी कहते हैं। ठीक है? डाउन हिल क्रिप क्या होता है कि जब किसी स्लोप से बह के नीचे हमारे जो पार्टिकल्स आते हैं तो होता है डाउन हिल क्रिप। उसके बाद आता है हमारा थर्ड सस्पेंशन। जब पार्टिकल बहुत छोटा होगा तो वो क्या करेगा, वो हवा के साथ एकदम जैसे तेज हवा आएगी तो उसके साथ उड़ के चला जाएगा और वो क्या होता है, सस्पेंड हो जाता है एयर में, और उसकी वजह से हमारा डस्ट स्टॉर्म भी बनता है कई बार जब बहुत तेज हवा चल रही होती है तो। क्लियर?
थर्ड आता है हमारा ह्यूमन एक्टिविटी से हमारा कैसे हो रहा है इरोजन। तो ह्यूमन एक्टिविटी से हम बहुत बार अर्थ के सरफेस को डिस्टर्ब करते हैं, सॉइल को बहुत बार डिस्टर्ब करते हैं, हमारी टॉप सॉइल को हमने बहुत सारी अपनी एक्टिविटीज से हार्म किया है। जैसे ये एक्टिविटीज़ क्या क्या है कि हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हमारा मतलब कल्टीवेशन अगर बहुत एक्सेस में हो जाए, गलत तरीके से हम कल्टीवेट कर रहे हैं क्रॉप्स को, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, जब माइनिंग कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद ओवर ग्रेजिंग, जब हम एनिमल्स को एक ही लैंड पे बहुत बार ऐसे मतलब वहीं पे ग्रेज करे जा रहे हैं तो उससे क्या क्या होता है, हमारे जो सॉइल है वो इरोड होती है, इरोजन होता है सॉइल का। तो क्या क्या इफेक्ट्स है सॉइल इरोजन के, आ जाइए देखते हैं क्या है। हमारा जो टॉप सॉइल है वो हमारे लिए एक बिगेस्ट एक तरह से न्यूट्रिएंट वाला जो एक टॉप लेयर है, जिसमें हम अपना जो फार्मिंग है, जो ग्रोथ है क्रॉप्स की, वो करते हैं। तो अगर हमारी जो टॉप सॉइल है वही सबसे ज़्यादा फर्टाइल है और अगर वही रिमूव हो जाएगी तो हमारे फार्मर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तो इससे भी हमारा क्या है कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो हमें इफेक्टिवली काम करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें टॉप सॉइल जो है वो वहीं के वहीं चाहिए। लेकिन कई बार जो सॉइल है वो इरोड हो जाती है बहुत सारे रीजन से, जिसके अगर हम बहुत एक्सेस में फर्टिलाइजर्स यूज़ कर देते हैं, बहुत एक्सेस में हम पेस्टिसाइड्स यूज़ करें, तो उससे क्या हो रहा है, हमारी जो टॉप लेयर है वो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को ऐसे खो देती है या फिर बहुत बैरन होने की कंडीशंस में आ जाती है। तो ये भी हमारा बहुत गलत इफेक्ट है सॉइल इरोजन के लिए। तो उसके बाद हमारा आता है सॉइल कंपैक्शन। जो सॉइल है हमारी टॉप सॉइल जो है हमारी, वो अगर कॉम्पैक्ट हो जाए, स्टिफ हो जाए और अपने अंदर जो वाटर रिटेन करने की जो इसकी कैपेबिलिटी है, इनफिल्ट्रेट करती है, पानी को नीचे तक पहुंचाती है, अगर वो क्योंकि कॉम्पैक्ट हो जाएगी तो पानी को इनफिल्टर नहीं होने देगी, उसको जाने नहीं देगी, तो उससे क्या होएगा, बहुत ज़्यादा जो पानी है जैसे रेन होती है तो वो क्या होएगा, रन ऑफ हो जाएगा। रन ऑफ होगा तो उससे क्या होएगा, हमारा रिस्क होगा इरोजन का, है ना, सॉइल इरोजन का हमारा बहुत रिस्क बढ़ जाएगा जब रन ऑफ होके जाएगा पानी। उसके बाद रिड्यूस ऑर्गेनिक एंड फर्टाइल मैटर। अगर हम टॉप सॉइल को बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड से वो करेंगे, डील करवाएंगे, तो हमारे क्या होगी, हमारी जो टॉप सॉइल है वो बहुत हद तक अपनी जो उसकी ऑर्गेनिक मैटर की जो उसकी कैपेबिलिटी है वो खत्म हो जाएगी और हमारा जो फ्लोरा और फना है वो रिड्यूस हो जाएगा, उसकी एबिलिटी जो होगी वो रिड्यूस हो जाएगी, ग्रो करने की जो उसकी एबिलिटी है वो कम हो जाएगी। क्लियर। तो देख लिया आपने कि भाई इफेक्ट्स क्या क्या आते हैं हमारे सॉइल इरोजन के। अब आता है हमारा सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल कंजर्वेशन क्या है कि जो सॉइल हमारी इरोड हो गई उसको हम किस टेक्निक से या किस तरीके से उनको प्रिजर्व करके रख सकते हैं, कैसे हम अपनी सॉइल की फर्टिलिटी को लूज होने से बचा सकते हैं, जो कि बहुत सारे कारण से रिड्यूस हो रही है, कहीं ना कहीं हमारा कम होता जा रहा है, मतलब हमारी फर्टिलिटी कम होती जा रही है हमारी सॉइल की। तो उसको हम कैसे मतलब बचा के रख सकते हैं, उसके लिए हम देखते हैं हमने क्या क्या स्टेप्स उठाए हैं। क्योंकि हमारे जो मतलब हेल्दी सॉइल जो है वो हमारे प्लांट्स के ग्रो और फ्लोरिश के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए हमारे मतलब हमें इन्वायरमेंटली फ्रेंडली जो स्टेप्स हैं वही उठाने चाहिए, जिससे कि हम अपने सॉइल को बचा के रख सकें और जिससे कि हमारा एग्रीकल्चर है या फिर और भी जो हमारी सॉइल पे डिपेंडेंट हमारी जो चीज़ें हैं वो हम मतलब एक तरह से सेव कर पाएँ, हम उनको अच्छे से कंजर्व कर पाएँ, हमारे रिसोर्सेज को हम अच्छे से स्टोर करके रख पाएँ। तो बहुत सारी डिफरेंट टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं जिससे कि हमारा जो इरोजन है वो ना हो और हमारा जो सॉइल है वो बच पाए इरोड होने से। तो सबसे पहला है हमारा विंड ब्रेक्स। तो विंड ब्रेक्स क्या होता है हमारे कि जब हम अपना कल्टीवेशन करते हैं, हम प्लांट्स लगाते हैं, तो हम एक डेंस पैटर्न बना देते हैं, रोज बना देते हैं टॉल ट्रीज की, जिससे कि हमारा जो विंड है, विंड से जो सॉइल का इरोजन होता है वो ना हो पाए। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि एक जैसे पूरा का पूरा लैंड है या पूरा फील्ड है एक, उसकी चारों तरफ हमने क्या कर रखा है, प्लांट्स को, टॉल ट्रीज को लगाया हुआ है, जिससे कि हमारा जब विंड बहुत तेज भी विंड चले तो हमारी सॉइल है जो वो इरोड होके ना जाए। क्लियर। उसके बाद आता है हमारा कवर क्रॉप्स या क्रॉप रोटेशन। तो हमारा क्या करते हैं हम कि जो कवर क्रॉप्स होती हैं जैसे टर्निप, रेडिश, जो अंडर द सॉइल होती हैं, उनको हमारी जो कैश क्रॉप्स हैं या जो हमारी अलग क्रॉप्स हैं जो एक तरह से ब्लैंकेट का काम करती हैं ऊपर जो होती हैं सॉइल के, उनसे हम रोटेट करते रहें हर साल, जिससे कि हमारा जो कहीं ना कहीं जो हमारा ग्रीन मैन्योर है वो भी बनता रहे और हमारा जो नाइट्रोजन और जो अदर क्रिटिकल न्यूट्रिएंट्स है हमारे वो रेप्लेनिश होते रहे, वो नए बनते रहें। तो इससे क्या होएगा, हमारा जो मतलब क्या है, सॉइल का इरोजन नहीं होगा, क्योंकि हम अगर रोटेशन करेंगे क्रॉप का तो हमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलते रहेंगे, हमारा मैन्योर भी बनता रहेगा और हमारे जो न्यूट्रिएंट्स और नाइट्रोजन है वो भी उसमें मतलब कहीं ना कहीं रेजिस्ट करेंगे, वहाँ पे वो अवेलेबल रहेंगे वहाँ पे।
अब आता है हमारा एग्रोस्टोलॉजिकल मेजर। इसमें क्या होता है कि हमारे जो इरोडेड एरियाज हैं, जहाँ पे सॉइल इरोड हो चुकी है, वहाँ पे हम क्या करते हैं, हम ग्रास को प्लांट कर देते हैं, जिससे कि हमारा जो न्यूट्रिएंट लेवल है वो सॉइल का वो बना रहे या फिर वो रिटेन हो जाए, जिससे कि हम फार्मिंग प्रैक्टिसेस कर सकें। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये रोज जो बनाई गई हैं, ये ग्रास को जो ग्रो किया गया है, ये इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम एग्रोस्टोलॉजिकल मेजर्स कहते हैं। क्लियर। उसके बाद आता है हमारा रेन गार्डन। रेन गार्डन क्या होता है हमारा कि जब हमारी जो पानी आता है, बारिश का जो पानी आता है, उसको हम एक जगह होल्ड करके रख लें, एक शैलो डिप्रेशन बना लें, जिसमें हम उस पानी को कलेक्ट करके रख लें, और जब भी हमें ज़रूरत पड़े, जैसे भी मतलब हमें जब भी न्यूट्रिशन हमारे जो मतलब इरिगेशन के लिए या कैसे भी, वो हम पानी को यूज़ कर सकते हैं। अगर हम पानी को स्टोर करने के लिए प्लेसेस नहीं बनाएंगे तो क्या होगा, पानी रन ऑफ होता रहेगा और उसके साथ हमारी सॉइल भी वॉश्ड अवे होती रहेगी। तो एक ये बहुत अच्छा तरीका है कि हम ऐसे एक गुड ऐसे रेन गार्डन बनाएं, जिससे कि हमारा जो पानी है वो भी स्टोर होकर रहे और जब भी ज़रूरत पड़े हम तब यूज़ कर पाएँ। ठीक है, जैसे पिक्चर में दिखा रखा है, रेन गार्डन बना रखा है यहाँ पर। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा री एस्टेब्लिश फॉरेस्ट कवर। तो हम क्या करें कि हमारा जो फॉरेस्ट है हम उसको फिर से ग्रो कराएं, हम ट्री प्लांट करें, जिससे कि वो क्या करते हैं, हमारे डीप रूटेड जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत ऐसे, मतलब अगर फॉरेस्ट रहेगा तो हमारा जो विंड है उसको पास होने का वे नहीं मिलेगा और हमारा सॉइल का इरोजन नहीं होगा। तो ये बहुत अच्छा वे है, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारा विंड ब्रेक को रोकने के लिए, कि टॉल ट्रीज रहेंगे, उनकी रूट्स रहेंगी सॉइल में, तो वो जल्दी से सॉइल को इरोड नहीं होने देंगे। उसके बाद है हमारा प्रिवेंट ओवरग्रेजिंग। क्या होता है ओवरग्रेजिंग से, हमें नहीं पता कि भाई ओवरग्रेजिंग से हमारी सॉइल कैसे इरोड हो रही है। क्या होता है हमारी जब ज़्यादा ओवरग्रेजिंग हो जाती है, बहुत सारे हर्ट्स उसको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब क्या करते हैं कि वो ग्रेज कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है हमारा जो प्लांट है वो हार्डर हो जाता है, तो हमारी जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो न्यूट्रिएंट्स स्पीशीज हैं, वो क्या करती हैं, वो सॉइल को रीबिल्ड नहीं होने देती। वो क्या करते हैं, वो वहीं के वहीं वो ऐसे के ऐसे झाड़ से खड़े रह जाते हैं और ना हमारी हम नई क्रॉप ग्रो कर सकते हैं। तो ओवरग्रेजिंग से भी हमारा बहुत नुकसान होता है। उसके बाद है हमारा जो केमिकल फर्टिलाइजर्स का जो यूज़ है, हम उसको बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंटली करें। जब हमें बहुत ज़रूरत हो तभी हम फर्टिलाइजर्स को यूज़ करें। एक्सेस में फर्टिलाइजर्स से क्या होता है, हमारी जो सॉइल की जो न्यूट्रिएंट्स को रिटेन करने की जो कैपेबिलिटी होती है वो कहीं ना कहीं लूज होती है और हमारी सॉइल बैरन होने की कंडीशंस में आ जाती है। इसलिए हम सॉइल के लिए एज एंड व्हेन द केमिकल फर्टिलाइजर्स आर मतलब नीडेड, तभी हम उनको यूज़ करें। क्लियर। तो ये थी हमारी जो टेक्निक्स जो सॉइल कंजर्वेशन में यूज़ की जाती हैं। तो क्लियर हुआ आपको कि भाई हम कैसे अपना कंजर्वेशन कर रहे हैं सॉइल का, हमारी सॉइल कैसे इरोड हो रही है, हमारी टाइप्स ऑफ सॉइल जो पाई जाती है इंडिया में, है ना, हमारी सॉइल टेक्सोनॉमी क्या है, हमारे ऑर्डर्स क्या है सॉइल के। तो ये सारे डिस्कस किए हमने सारे टोटल इस लेक्चर में। तो ऐसे हमारा सॉइल साइंस जो है वो कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए इतना ही था। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियो की PDF के लिए आप हमारे चैनल टेलीग्राम दैट इज़ edumust1008 को ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, स्टे सेफ।